ठीक है बेटा, लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने डिफाइन करके आप लोगों को बोला था व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने कहा था द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, किसी गिवन सरफेस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। कोई आपको सरफेस गिवन है, उससे परपेंडिकुलरली पास होने वाली फील्ड लाइंस निकालनी है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था phi b इज इक्वल टू ba cos थीटा। ओके, B इज द, देखो B इज द एरिया, सॉरी B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को मैंने कहा था अगर हमारे पास एरिया स्मॉल होगा तो स्मॉल एरिया के केस में इसको हम d phi b लिखेंगे। एरिया अगर स्मॉल है तो इसको d phi b लिखेंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिखेंगे, देखो जब भी cos थीटा आता है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे हमें phi b अगर निकालना होगा तो हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये सरफेस इंटीग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि जब अगर आपके पास एरिया है, एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो सरफेस इंटीग्रेशन, डीएल है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो लाइन इंटीग्रेशन। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन phi b इज इक्वल टू इतना कहेगा। ये लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मैंने आपको बताया था टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है, उसी को वेबर कहते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या हम उसको कहते हैं वेबर कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर चुके थे, और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास जो हमारे ये होती है एक वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का भी ये एग्जांपल हमारे पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब देखो अगर आपके पास एरिया वेक्टर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, जैसे ये एरिया है हमारे पास, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है मैंने आपको बताया था, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट जब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे अगर हमारे पास थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे एरिया, ये सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो इधर की तरफ होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो इधर की तरफ होगा। क्लियर हो गया? तो एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है इन आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बिटवीन थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर हो गया? कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कह देता है, अ सरफेस, अ प्लेन सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू या नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो आप लोग ले लेते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप सोचते हो प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, जबकि है क्या, प्लेन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसके परपेंडिकुलर रखा है, तो एरिया वेक्टर इसके पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? थीटा 0 हुआ, 90 नहीं हुआ। अब ध्यान से समझें, ये चीज बड़ा कंफ्यूजन होता है, न्यूमेरिकल गलत कराते हो आप। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, कब, इस कंडीशन में। तो अब थीटा अगर 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स रहेगा phi, फ्लक्स क्या रहेगा, phi b इज मैक्सिमम होगा, और वो किसके बराबर होगा, ba cos 0 के बराबर होगा, cos 0 के बराबर होगा। और इस फ्लक्स को हम मैक्सिमम फ्लक्स कहेंगे। ये फ्लक्स क्या कहलाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास देखो, यहां पर देखो ध्यान से समझें हम, तो अगर हमारे पास थीटा जो है थीटा हमारे पास अगर क्या है 90 डिग्री है। अब थीटा 90 कब होगा, थीटा 90 कब होगा, जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसके होगा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, एरिया वेक्टर अगर हमारे पास क्या है, हमारा एरिया वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। मतलब जैसे हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास मान लो एक सरफेस है, यही सरफेस हमने ले लिया, ये हमारे पास सरफेस है ये। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये बी वेक्टर हो गया 90 डिग्री का,
समझ में आ गया? यानी कि ये जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल जा रहा है। समझ में आ गया? तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स मिनिमम होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। फ्लक्स इज मिनिमम होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 0 रहेगी। कब? जब आपके पास थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये लास्ट डे हम लोग आई थिंक यहाँ तक सारा डिस्कस कर चुके थे, ये पॉइंट्स भी बता दिए थे मैक्सिमम एंड मिनिमम के। उसके नीचे नोट कर लेना, फिर इसको नोट कर लो बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, ये सब चीजें नोट कर लो। ठीक, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेटा क्वेश्चन नोट करो, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेटेड ये क्वेश्चन नोट करते हैं। लिखो, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla, of 0.3 Tesla, 0.3 Tesla with its plane, फर्स्ट लिखोगे नॉर्मल टू द फील्ड, फर्स्ट लिखो नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड। सेकंड लिखो इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। थर्ड लिखो पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखना, फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन ईच केस, फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन ईच केस, find the flux linked with the coil in each case, in each case। लिखा सबने? देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल मैं डायरेक्शन का कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं आप लोगों का, जो डायरेक्शन से रिलेटेड कंफ्यूजन कई बार एग्जाम में आप लोग कर देते हैं। ध्यान से समझे, कॉइल का साइड्स दी हुई है 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया? तो एरिया ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा आपके पास? 20 इंटू 30, सेंटीमीटर में है तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। 10 टू द पावर -4 क्यों किया? समझ में आ गया भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -2 इसके साथ आएगा, 10 टू द पावर -2 इसके साथ आएगा, तो टोटल में हो जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द कॉइल। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है आपको? B इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला। आपको एरिया ऑफ द कॉइल दिया हुआ है और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्लियर हो गया? अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स, निकालना है φB निकालना है, और आपके पास 3 केसेस दिए हुए हैं। तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 समझे पहले। देखो केस 1 में उस यस 20 इंटू 30, बिल्कुल हाँ, ये 30 है ना, हाँ 20 इंटू 30 है। तो अब B आपको दिया है 0.3 टेस्ला, एरिया आपको दिया है 20 बाई 30, 20 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। इतना समझ में आ गया सबके? अब केस 1 देखो, केस 1 में वो क्या कह रहा है? केस 1 में कह रहा है नॉर्मल टू द फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल का मतलब ऐसे है, ये क्लियर हो गया? ये हमारे पास है बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब नॉर्मल टू द प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? बताना मुझे, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा।
ए वेक्टर अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में थीटा कितना हो गया हमारे पास 0 डिग्री, तो पास होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कितना होगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 के बराबर। फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस 0 के बराबर। फर्स्ट कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। बी आपको दिया है, ए आपको दिया है, आप सॉल्व कर लोगे। अब यहीं पर देखो केस 2, देखो फर्स्ट केस सबके समझ में आ गया, फर्स्ट केस समझ में आ गया सबके? सौम्या जोशी, उदिता चौधरी, सबके समझ में आ गया? हिमांशी, मंगीता, सचिन, सबके समझ आ गया? गुड। अब केस 2 में क्या कह रहा है वो? प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। केस 2 देखो, केस 2 में क्या कहा उसने? प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये हमारे पास केस 2 में ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी हमारे पास। देखो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन, थोड़ा क्वेश्चन का समझे, ये है बी हमारे पास और जो प्लेन है वो इसके साथ 30 का एंगल बना रहा है। जो प्लेन हमारे पास है, प्लेन जो है वो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 का एंगल बना रहा है। ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ध्यान से समझे, इधर कोई क्लियर हो गया? ये प्लेन बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। अब जो प्लेन का नॉर्मल यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो केस 2 में थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे? केस थर्ड में क्या लिखेंगे? केस थर्ड में क्या लिखेंगे? केस थर्ड हमारे पास क्या है? केस थर्ड में उसने क्या कहा हुआ है? पैरेलल टू द फील्ड। ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस 2 हो गया, वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल लोगे। केस थर्ड में क्या कह रहा है वो? क्या कह रहे हैं? पैरेलल, प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। मतलब क्या हुआ? इधर ध्यान से समझें, ये हमारे पास फील्ड हो गया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और प्लेन इस फील्ड के पैरेलल है, प्लेन इस फील्ड के पैरेलल है, मतलब ऐसे है ये, समझ में आ गया? तो इसके पैरेलल का मतलब इसका एरिया वेक्टर कहां को जाएगा? ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, बी इधर को है, तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कॉस 90 थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबके समझ में आ गया इतना क्वेश्चन? चलो, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस था कि आप थोड़ा सा डायरेक्शन में नॉर्मल और इस पर कंफ्यूजन करते हैं तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा। देखो लास्ट डे हम लोगों ने फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। फेराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फेराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड फेराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे और उस एक्सपेरिमेंट में कहीं मेरे पास मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड टॉपिक आया था, तो इससे फिर मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सप्लेन कर दिया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, कौन से एक्सपेरिमेंट? जो हमने इससे पहले पढ़े, फेराडे ने 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए। तो आप लोग हेडिंग डालोगे फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ट करके लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फेराडे गेव, on the basis of experiment Faraday gave 2 laws of electromagnetic induction, 2 laws of electromagnetic induction, 2 laws of electromagnetic induction. These are 2 laws of electromagnetic induction. These are क्या हैं? लिखो पहला फर्स्ट, फेराडे का फर्स्ट लॉ। देखो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें आप लोगों को ध्यान होगा बार बार ये चीज कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था। क्या हो रहा था? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल या ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल।
ठीक है, तो मैंने आपको बोला था रिलेटिव मोशन में क्या चेंज आएगा, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। जब भी हम कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराते हैं तो कॉइल से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आता है। क्लियर हो गया? तो उसी को हमने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। लिखो फर्स्ट लॉ, the EMF or current is induced in a coil, the EMF or current is induced in a coil, the EMF or current is induced in a coil, the EMF or current is induced in a coil due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux linked with the coil, due to change in magnetic flux linked with the coil। ठीक है, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होता है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होती है। लिख लिया बेटा, द ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड सेकेंड लॉ लिखो, सेकेंड लॉ, ठीक है, लिखो बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the EMF of, sorry, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास है ई, को ई से हम डिनोट करते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि डी फाई बी अपॉन डी टी। क्लियर हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, इंड्यूस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, तो या हम इसी को और करके ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डी फाई बी अपॉन डी टी, ऐसे लिखेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद चेंज इन टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है ये लिखो, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मैग्नीट्यूड के लिए लिया हुआ है, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी, इसको बॉक्स में रखो। क्लियर हो गया, अब यहीं पर देखो लेंज एक साइंटिस्ट हुए थे, अभी हम लोग लेंज लॉ को डिटेल से देखेंगे, कौन साइंटिस्ट हुए थे, लेंज एक साइंटिस्ट हमारे पास हुए थे, लेंज, ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट इज लेंज है, ठीक है, लेंज एक साइंटिस्ट हुए थे, लेंज ने कहा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द कॉज, यानी कि जो भी करंट होती है, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उस कॉज का अपोज करती है जो उसको जनरेट करती है, यानी कि हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं इंड्यूस्ड हमेशा उस अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट होता है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ईएमएफ है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होता है। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, but according to the lens, the direction of induced current, but according to the lens the direction of induced current is always opposite, so the Faraday's second law
कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी टी का मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है बेटा, व्हाट द नेगेटिव साइन इंडिकेट हियर? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो हमेशा अपोजिट होगी। कितना, किसके अपोजिट होगी, क्या होगी, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लेंज लॉ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब कुछ चीजें, यस सौम्या प्लीज। दैट इज ऑलवेज अपोजिट लिखो, खाली इसको लिखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोजिट। लिख लिया? अभी लेंज लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर ध्यान से समझें, इस क्वेश्चन में आप देखो बेटा, ध्यान से समझो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो गया। अब जहां पे भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास, ध्यान से समझे, जैसे अगर हम कॉइल की बात करें, अगर हम कॉइल की बात करें, देखो भाई कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने आए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ सकता है। अब वो क्लोज सरफेस प्लेन शीट भी हो सकती है, वो क्लोज्ड सरफेस कॉइल भी हो सकती है। ठीक है, अगर कॉइल की बात करें तो कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे। क्लियर हो गया? तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप ध्यान से समझेंगे, अगर यहीं पर अगर हमारे पास इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे n डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर हो गया? इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा जाएगा क्या? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी हम लोग लिखेंगे। और ऐसे ही अगर इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस R है और इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है, तो ऐसी कंडीशन में इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी I इज इक्वल टू E अपॉन R, और E की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? R हो जाएगा। ये भी हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, कब? जब आपके पास कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हो। क्लियर हो गया? देखो ईएमएफ का मतलब तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, अपने उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है तो उसमें करंट होगी, करंट इतनी रहेगी। समझ में आ गई बन? लिखो, नोट करके लिख लो, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, इफ देयर आर n, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, if there are capital N number of turns in a coil, then नोट कर लेना बेटा। लिखो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इसी पे चेंज ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, a small piece of metal wire, a small piece of metal wire is dragged across the gap, the small piece of metal wire is dragged across the gap between the poles of a magnet, in 0.5 seconds, 0.5 seconds। लिखा? A small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole pieces of the magnet in 0.5 second, 0.5 second, 0.5 second। लिखा? The magnetic flux between the pole pieces, the magnetic flux between the pole pieces is, magnetic flux between the pole pieces is 8 into 10 to the power minus 4 Weber, WB, Weber। लिखा? calculate the induced EMF in a wire, induced EMF in a wire, induced EMF in a wire। लिखा बेटा? induced EMF in a wire। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझें।
वो क्या कह रहा है कि दो मैग्नेट के टू पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, मान लो ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया, ठीक है। इसमें से हम एक वायर के पीस को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब आप ध्यान से समझें, और कितना टाइम लग रहा है हमें, 0.5 सेकेंड में, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया, डी फाई, चेंज इन फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू फाई टू फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन फ्लक्स कितना कहलाएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रखा है तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0। अब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो कितना फ्लक्स पास होगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 0। तो डी फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। क्लियर हो गया, इतना वेबर। ये तो हो गया चेंज इन फ्लक्स। ये सारा चेंज कितने सेकंड्स में आ गया बोलो, 0.5 सेकंड्स में। ये जो चेंज आ रहा है वो कितने सेकंड्स में आ रहा है, 0.5 सेकंड में, ठीक है। तो अब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो आपको दिया हुआ है डी फाई आपके पास है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो इतना वोल्ट हो जाएगा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। सबके समझ में आ गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance of 0.70 ohm, resistance of 0.70 ohm is placed vertically in the east west plane, full stop. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction। ये क्वेश्चन मैं लेके ले रहा हूं क्योंकि आप लोग डायरेक्शन से कंफ्यूजन करते हो। जब थीटा आपका गलत हो जाता है तो बाकी आपने कुछ भी सॉल्व किया है, केवल आप फॉर्मूला सही लगा दोगे, बाकी थीटा सब गलत है तो बाकी आगे अपने आप ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वाला मैंने कॉन्सेप्ट लेके लिया हुआ है। लिखे बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फुल स्टॉप। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 the magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second at a steady rate, magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second at a steady rate, full stop. Determine the magnitude of induced EMF and current. Determine the magnitude of induced EMF and current. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. During this time interval. लिखा बेटा, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अरे सबने लिखा? देखो
स्टार्टिंग से आप देखो क्या कहा हुआ है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। यस और नो, दिस इज द एरिया ऑफ द लूप हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसका रेजिस्टेंस दिया है 0.70 ओम। भाई रेजिस्टेंस का यूज होगा टू फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, वर्टिकली इसको रखा गया है, कहां रखा गया है, ईस्ट एंड वेस्ट प्लेन पर रखा गया हुआ है। अब कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनिशियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.10 टेस्ला है, ठीक है, 0.10 हमारे पास क्या है, टेस्ला है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो आगे, और आगे क्या कह रहा है, टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गया। देखो हमारे पास, आप कभी भी ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास ईस्ट हो गया, ये हमारे पास वेस्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ, और ये हमारे पास हो गया साउथ। कभी भी प्लेन में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम इस तरीके से डायरेक्शन लेते हैं। अब वो आगे क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिक्रीज कर दिया जीरो तक, कितने सेकंड में, 0.70 सेकंड, यानी कि चेंज इन टाइम कितना है, 0.70 सेकंड का टाइम है। क्लियर हो गया, 0.70 सेकंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो अब यहाँ पर दो ये चीजें तो भी यहाँ ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप ही जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो फिर उसके बाद आर इतना हो गया, इतनी बात समझ आ गई जो गिवन है। अब कॉन्सेप्ट देखो, प्लेन का कॉन्सेप्ट समझो, उसने क्या कहा है, ऊपर देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन का मतलब जो हमने प्लेन को रखा हुआ ऐसे रखा हुआ है, ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ये हो गया ईस्ट वेस्ट प्लेन। क्लियर हो गया, प्लेन कहाँ है, ईस्ट वेस्ट प्लेन है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ और ईस्ट का मतलब दोनों के साथ 45 का एंगल बनाते हुए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अरे इतना समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया। इधर देखो ध्यान से समझो, देखो जो आपके पास, इधर ध्यान से समझे, जो प्लेन है, इधर देखो आपने प्लेन को रखा हुआ है ऐसे, ये कंफ्यूज ना करें, ये हमारे पास प्लेन है ऐसे, ये प्लेन है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट नॉर्थ के साथ 45 का एंगल बना रहा है, ईस्ट नॉर्थ का मतलब ऐसे हो गया, ये 45 का एंगल बना रहा है। तो बताओ वर्टिकल के साथ कितने का एंगल बना, भाई एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना आया, सारे बच्चे बोलो थीटा कितना आया, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को 45 के एंगल पर है, तो बताओ थीटा कितना आया, सारे बच्चे बोलो जोर से, थीटा 45 डिग्री आया, 45 डिग्री आया। क्लियर हो गया। अब इनिशियली देखो इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इधर सुने सॉल्यूशन, इधर देखें, इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस 45 डिग्री। क्यों हुआ कॉस 45, समझ में आ गया, बी आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया है, कॉस 45 हो गया। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही अगर जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि φ2 माइनस φ1। आप देखो φ2 जीरो है, इनिशियली आपके पास φ1 है, वैल्यू पुट कर दोगे, और चेंज इन टाइम कितना आ रहा है, कितने टाइम में हुआ ये सब, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कितने टाइम में कर दिया हमने, 0.70 सेकेंड्स में कर दिया। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, खाली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा होगा तो विद साइन लेंगे। क्या कहा है, मैग्नीट्यूड का है या वो क्या है, मैग्नीट्यूड का है, तो मैग्नीट्यूड ही इज इक्वल टू हो जाएगा
यहाँ भी नेगेटिव साइन हटा देंगे, ठीक है। और वैसे अगर नहीं तो कुछ नहीं कहा होगा तो E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम ले लेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड कहा होगा तो लास्ट में जो सॉल्व करके आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्लियर हो गया? मैग्नीट्यूड का होगा तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और उसके बाद उसने कहा है करंट भी निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू, देखो ईएमएफ आप निकाल चुके हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर हो जाएगा। ई आप निकाल चुके हो, आर आपको दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल लोगे? इंड्यूस्ड करंट भी निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे प्लीज सॉल्व करो, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट में बताओ बेटा, मैसेज में बताओ, जल्दी करो क्विकली।